आज का पहला प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। मतलब अधिगम जिसको अपन बोलते हैं सीखना, तो सीखने के लिए क्या आवश्यक है। देखो, ए में दे रखा स्वानुभव, बी में है स्वचिंतन और सी में है आपके स्वक्रिया। तो अब यहाँ पर कूट दे रखा है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है केवल ए एवं बी, ऑप्शन बी में है केवल बी एवं सी, ऑप्शन सी में है केवल ए एवं सी, ऑप्शन डी में है ए बी एवं सी तीनों, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, अधिगम के लिए स्व अनुभव मतलब खुद के अनुभव, स्वचिंतन चिंतन और स्वक्रिया, ये तीनों ही जो घटक है वो आवश्यक होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, ए बी एवं सी तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सेकंड प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक ऑप्शन ए स्वस्थ रहता है, ऑप्शन बी ध्यान करता है, ऑप्शन सी शीघ्र सीखता है, ऑप्शन डी प्रसन्न रहता है, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, शीघ्र सीखता है। देखो, सशक्त अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा से सीखने की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है वो अधिक सीखता है। जैसे मान लिया कि स्कूल में कोई बच्चे एक तो नॉर्मल ठीक ठाक तरीके से सीख रहे हैं, और एक व्यक्ति या टीचर उनको अभिप्रेरित कर देता है ना, उनमें प्रेरणा भर देता है, तो उनमें सीखने की जो दर है, स्पीड है, वो बढ़ जाएगी, अर्थात वो शीघ्र सीखने लग जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की खाली जगह प्रतिमा है। मतलब मनोविज्ञान में प्रत्यय क्या होता है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है क्रियात्मक, ऑप्शन सी है मानसिक, ऑप्शन डी है मनोसामाजिक, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द क्या आना चाहिए। तो देखो क्या होगा, प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है, यह परिभाषा किसकी है। मतलब है बुद्धि से संबंधित ये परिभाषा है। परिभाषा क्या है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की जो नमनीयता है, या जो जिसको अपन बोलते हैं लोचनीयता है, वो बुद्धि है। तो ये परिभाषा देने वाले कौन थे। ऑप्शन ए है मन, ऑप्शन बी है बर्ट, ऑप्शन सी है रायबर्न, ऑप्शन डी में है बीने, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए मन। क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। मतलब जो आरटीई अधिनियम 2009 है, उनमें एक अध्यापक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, है ना, काम करने के लिए स्कूल में, है ना। उसमें जो आने जाने का समय है वो भी शामिल है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 40 घंटे, ऑप्शन बी है 45 घंटे, ऑप्शन सी है 50 घंटे, ऑप्शन डी है 48 घंटे, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 45 घंटे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें क्या बात की गई है। ऑप्शन ए है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन बी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, ऑप्शन सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, एनसीएफ 2005 में जो आपके दिया गया है इन कथनों में से शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, यह नहीं, ये ऐसा नहीं कहा गया, और नहीं विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर। अरे अध्यापक केंद्र थोड़ी होगा, शिक्षा का कार्य तो विद्यार्थी केंद्रित होगा, अध्यापक केंद्रित थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन तो गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए, ज्ञान स्थायी है, वे दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अगला 7वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। मतलब किस अवस्था में जो अपराध की जो प्रवृत्ति है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न।
तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन डी, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में अपराध प्रवृत्ति है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 8वां प्रश्न है, कोई बालक परीक्षा में कम अंक लाने की वजह से विद्यालय छोड़ देता है, बालक के व्यवहार के लिए जिम्मेदार कारक है। मान लिया कि एक बालक है और उसके परीक्षा में बार बार नंबर कम आते हैं तो वो स्कूल छोड़ देता है, तो इसका जो जिम्मेदार कारक है, मतलब बालक के विद्यालय छोड़ने का मुख्य जिम्मेदार कारक क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए तृप्ति, ऑप्शन बी बगनासा या कुंठा, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी द्वंद्व और ऑप्शन ई में अनुचित प्रश्न। तो देखो बार बार बच्चा यदि प्रयास करेगा और प्रयास करने से भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है तो उसको बोलते हैं बगनासा या कंठा, है ना। तनाव, द्वंद्व, ये अतृप्ति, ये सब कुसमायोजन के कारण बनते हैं, है ना। तो जब व्यक्ति प्रयास करने के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो भग्नाशय या कुंठा से ग्रसित हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंठा से ग्रसित। बच्चा पढ़ाई कर रहा है पर फिर भी उसके नंबर बार बार कम आते हैं तो इसकी वजह से वो विद्यालय छोड़ देता है। इसका मतलब है कि बच्चे में कुंठा उत्पन्न हो गई है ना, कि भाई प्रयास करने के बावजूद भी नंबर नहीं आ रहे मेरे, तो वो कुंठित हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस चिंतक ने भौतिक उपयोगिता को महत्व देते हुए प्रयोजनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो प्रयोजनवाद का सिद्धांत देने वाले कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है जॉन डीवी, ऑप्शन डी में है फ्रोबेल और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, जॉन डीवी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ना, उसका कार्य क्षेत्र कौन सा नहीं है? मतलब क्रियात्मक अनुसंधान है वो स्थानीय होता है, इसमें जो समस्याएं होती है वो विद्यालय से संबंधित होती है, स्थानीय समस्याएं होती है। तो इनमें कौन शामिल नहीं है उसको देखना है। देखो बच्चों का परस्पर झगड़ना ऑप्शन बी में है, प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग व संबंध, ऑप्शन सी है शैक्षिक सामग्री एवं उपकरणों की समस्या, ऑप्शन डी शिक्षकों के व्यक्तिगत झगड़े और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो बच्चों का परस्पर झगड़ना ये क्रियात्मक अनुसंधान का ही क्षेत्र है। बच्चे परस्पर आपस में क्यों झगड़ते हैं तो ये एक अनुसंधान का विषय रहता है विद्यालय के लिए। आगे बात समझ में। इसके अलावा प्रधान अध्यापक व अन्य शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग व संबंध, कि भाई एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को किस प्रकार से सहयोग कर सकता है या कोई टीचर अन्य शिक्षक से कैसे सहयोग ले सकता है ना। तो ये भी आपके क्रियात्मक अनुसंधान का ही विषय है। इसके अलावा शैक्षिक सामग्री एवं उपकरणों की समस्या, ये भी क्रियात्मक अनुसंधान का ही विषय है। लेकिन ऑप्शन डी में है शिक्षकों के व्यक्तिगत झगड़े, और वो उनके निजी पर्सनल है, तो पर्सनल झगड़ों का विद्यालय से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान में शामिल नहीं होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षकों के व्यक्तिगत झगड़े। तो आज की क्लास में इतना ही।